हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 एंड 125 संबंधित है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से या क्षतिपूर्ति की संविदा से। तो आइए समझा जाए कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है और इससे संबंधित क्या विधिक प्रावधान इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के तहत किए गए हैं। कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स अ कंट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity। यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में जो प्रॉमिसर होता है वह प्रॉमिस करता है, वह वचन देता है कि प्रॉमिसर के व्यवहार मतलब खुद के व्यवहार से या किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार से जो उसे कोई घाटा होता है, हानि होती है, लॉस होता है, तो वह उसकी भरपाई करेगा, वह उसे कंपनसेट करेगा। इसे जो है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। अब हम लोग सेक्शन 124 देखते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का, जो कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन करता है, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को परिभाषित करता है। याद रखना है, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की परिभाषा सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित करती है। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत एक पार्टी दूसरे से यह वादा करती है कि उसे जो कुछ घाटा होगा, किससे? या तो प्रॉमिसर के खुद के व्यवहार से या किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार से, हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो दोनों के व्यवहार से यदि कोई घाटा होता है, खुद प्रॉमिसर के व्यवहार से, खुद वचनदाता के व्यवहार से या किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार से, और वह प्रॉमिसर व वचनदाता यह वचन देता है कि ऐसे हानि से, ऐसे लॉस से वह उसकी भरपाई करेगा, वह उसे सेव करेगा, तब इस संविदा को कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, इसे क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा के क्या आवश्यक तत्व हैं। तो आइए देखा जाए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द फर्स्ट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, यानी कि दो पक्षकार होने चाहिए। फर्स्ट इंडेमनिफायर एंड सेकेंड इज द इंडेमनिटी होल्डर। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है वन ऑफ द पार्टीज मस्ट प्रॉमिस टू द अदर टू पे फॉर द लॉस इनकर्ड। इसमें क्या होता है कि एक पक्षकार ऐसा वादा करता है, ऐसा वचन देता है कि दूसरे को जो कुछ हानि होगी वह उसकी भरपाई करेगा। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट होता है कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, द कंट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि वह कंट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस हो सकेगा या इम्प्लाइड हो सकेगा। चौथा एसेंशियल एलिमेंट है द कंडीशन ऑफ वैलिड कंट्रैक्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो जो वैलिड कंट्रैक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वह इस संविदा में भी पूरी होनी चाहिए, उसको भी जो है पूर्ण होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये माना जाता है कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुई है, उनके बीच क्षतिपूर्ति की संविदा की गई है। अब हम लोग समझ लेते हैं पार्टीज ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कौन कौन पक्षकार होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट में पढ़ा है कि कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के दो पक्षकार होते हैं, जिसमें पहला है
इंडेमनीफायर। तो इंडेमनीफायर वह व्यक्ति होता है समवन हु प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट और कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द डैमेज रिसीव्ड। यानी कि इंडेमनीफायर वह व्यक्ति होता है जो यह वचन देता है दूसरे को कि वह उसको किसी हानि से बचाएगा, और जो दूसरा पक्षकार है वह इंडेमनिटी होल्डर होता है। इंडेमनिटी होल्डर वह होता है, अदर पार्टी है, हु इज कंपनसेटेड अगेंस्ट द लॉस सफर्ड। यानी कि जिसको हानि से बचाने के लिए वचन दिया जाता है वह इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। इलस्ट्रेशन है, ए कंट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसेसिंग which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity। यानी कि किसी भी प्रोसेसिंग में, किसी भी मुकदमे की कार्यवाही में कोई ऐसा वादा करता है कि वह 200 रुपये तक की क्षतिपूर्ति करेगा, यानी कि 200 रुपये के खर्चे तक की भरपाई करेगा। वह मुकदमा लाता है, 200 रुपये की भरपाई तक का उसका वचन दिया गया है, उसके द्वारा ऐसा प्रॉमिस किया गया है, तो यह कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा। अब हम लोग सेक्शन 25 पे आते हैं, 125 पे, जो बात करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। यानी कि क्या क्या इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हैं, अधिकार हैं जब उस पर मुकदमा लाया जाए। The promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority। यानी कि जो उसको अथॉरिटी दी गई है, प्रॉमिसी उसी सीमा के अंदर रह के कोई काम किया है, then is entitled to recover from the promiser। तब वह वचनदाता से प्राप्त कर लेगा, क्या क्या प्राप्त कर लेगा? All damages, यानी कि पूरा डैमेज, which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। यानी कि पूरा डैमेजेस, ऑल डैमेजेस जो उसको ऐसा मजबूर किया गया है किसमें, किसी मुकदमे में उसे देने के लिए, तब वह उन सारे खर्चों को उससे वसूल सकता है। किससे? प्रॉमिजर से, जो वचनदाता है। दूसरा है ऑल कॉस्ट which he may be compelled to pay in any suit if in bringing or defending it। यानी कि किसी भी मुकदमे में वह अपने बचाव के लिए या फिर उस मुकदमे को लाने के लिए जो भी खर्चा कर रहा है, उस खर्चे को भी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। He did not contravene the orders of the promiser। जबकि कंडीशन यह है कि जो प्रॉमिसर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है, उसको वह ब्रीच करके ऐसा कोई मुकदमा नहीं लाता है। एंड एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इफ द प्रॉमिसर ऑथराइज्ड हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। कहने का मतलब यह है कि यदि उस प्रॉमिसी के ऊपर कोई मुकदमा लाया जा रहा है या प्रॉमिसी के द्वारा कोई मुकदमा लाया जा रहा है, तो उस मुकदमे का खर्चा भी वह प्रॉमिसर से, वचनदाता से प्राप्त कर सकता है। तीसरा है ऑल सम्स which he may have paid under the terms of any compromise of any sort if the compromise was not contrary to the order of the promiser। यानी कि जो भी समझौता हो रहा है किसी मुकदमे में, तो उस मुकदमे में समझौते के दौरान जितना खर्चा उसके ऊपर आ रहा है, उन समस्त खर्चों को पाने का अधिकारी होता है। बस कंडीशन यह है कि वह ऐसा कोई कार्य न करे, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करे जिसे प्रॉमिसर ने स्पष्टतया या ऐसे विवक्षित तौर पर मना किया है। एंड वॉज वन विच इट वुड हैव बीन prudent for the promisee to make in absence of any contract of indemnity। यानी कि उसे सिर्फ उसी प्रूडेंट के साथ काम करना पड़ेगा जैसे कि कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, उस दौरान यदि वह किसी कंप्रोमाइज़ में आ रहा है, कुछ खर्चा हो रहा है उसका, तब भी ऐसे खर्चे को वह प्रॉमिसर से, वचनदाता से प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
केस लॉ हम लोग समझते हैं कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे। तो केस है एडमसन वर्सेस जार्विस। तो आइए समझा जाए कि एडमसन वर्सेस जार्विस के केस में क्या हुआ था। इन द केस ऑफ एडमसन वर्सेस जार्विस, एडमसन वाज एन ऑक्शनियर हु वाज गिवन कैटल बाय जार्विस। इसमें क्या था कि एडमसन एक ऑक्शनियर था, एक नीलामी के द्वारा खरीद बिक्री करता था। इसके द्वारा इसको जो है जार्विस के द्वारा कुछ कैटल दिए जाते हैं, ठीक, क्यों कि वह नीलामी के द्वारा उनको बेच सके। हियर द ऑक्शनियर वाज रिप्रेजेंटेड विद द फैक्ट दैट द प्रिंसिपल वाज द रियल ओनर ऑफ द कैटल एज वेल एज गुड्स। तो जिस वक्त वह कैटल बेचने के लिए उस एडमसन नाम के व्यक्ति के पास आता है जो ऑक्शनियर है, उस दौरान वह यह कहता है कि वह कैटल उसी के हैं, यानी कि वही उसका वास्तविक मालिक है। तब क्या होगा कि द ऑक्शनर वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द प्रिंसिपल हैड नो राइट टू सेल द गुड्स। ऑक्शनियर को यह पता ही नहीं था कि जो व्यक्ति उसे सामान ला कर दिया है वह उसका वास्तविक स्वामी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट द प्रिंसिपल हैड टू सीक an indemnity of auctioneer. Jarvis was ordered to pay damages to Adamson. तो इस केस में यदि जार्विस को ऐसा कोई मुकदमा लाके उसका रियल ऑनर उससे कुछ पैसे वसूल करता है, तब उस व्यक्ति को भी यह अधिकार होगा कि जिसने उसके साथ ऐसे धोखे में रख के कोई वस्तु, कोई कैटल ऐसा दिया है जिसका वह वास्तविक स्वामी खुद नहीं था, तो वह उसे हर्जाना देने के लिए बाध्य होगा। Adamson was entitled to recover the money he had to pay the true owner of the cattle as well as any expense incurred by him. The obligation to indemnify is a voluntary obligation taken by the indemnifier. Adamson was allowed to follow the instruction and sold the cattle, but Jarvis was not the owner of the cattle. The real owner of the cattle sued Adamson for conversion and he was successful in his case. तो जो रियल ओनर था उस कैटल का, उसने उस ऑक्शनियर के ऊपर केस लाया और उससे पैसा वसूल कर लिया। In this case, the Adamson had to pay the damages and he then sued Jarvis to be indemnified from the loss that he suffered by way of damages to be paid to the real owner. तो जो वास्तविक स्वामी को ऑक्शनियर को पैसा देना पड़ा, वह उसे प्राप्त करने का अधिकारी है। किस व्यक्ति से? जिस व्यक्ति ने आके उसे कैटल दिया था, गुड्स दिया था और अपने आप को उसका वास्तविक ओनर बताया था। जजमेंट आया। द जजमेंट ऑफ दिस केस was that Jarvis was ordered to pay damages to Adamson as he did not tell the true fact about his ownership. क्योंकि जार्विस के द्वारा यह नहीं बताया गया था कि वह उस कैटल का वास्तविक स्वामी है या नहीं, या कोई अन्य व्यक्ति उस कैटल का वास्तविक स्वामी है। इस भ्रम में उसने ऑक्शनियर से कोई कैटल बिचवाया था, सोल्ड करवाया था। उस दशा में वह ऐसे दायित्व के अधीन है कि उसकी भरपाई करे। तो आसान भाषा में हम लोग एडमसन वर्सेस जार्विस के केस को समझ लेते हैं। इसमें एडमसन नाम का जो व्यक्ति है वह नीलामी के माध्यम से सामान बेचा करता था। जार्विस कुछ वस्तुओं को, कैटल्स को लेके आता है और उस नीलाम करने वाले एडमसन नामक व्यक्ति को दे देता है कि वह नीलामी के द्वारा इसे बेचकर उसको दाम दे देगा। तो जिन वस्तुओं को लाके दिया गया था, जार्विस उसका वास्तविक स्वामी था ही नहीं। अब चूंकि जार्विस ने लाके उन सामानों को दिया था, इसलिए नीलाम करता जो है उस व्यक्ति उस वस्तुओं को बेच दिया, उन वस्तुओं को बेच दिया। बाद में पता चला कि वह उसकी वस्तु थी ही नहीं, बल्कि उसका वास्तविक स्वामी कोई और था। वास्तविक स्वामी ने उस ऑक्शनियर नामक, वह जो ऑक्शनियर था जिसका नाम एडमसन था, उसके ऊपर केस लाता है। केस लाके उससे उसका दाम वसूल लेता है। तो जो कि इसमें तो नीलाम करने वाला व्यक्ति जो था वह निर्दोष था, क्योंकि उसको जार्विस ने यह कहते हुए दिया कि वह वस्तु का मालिक है, उसकी वस्तु है, वह उसे नीलाम के द्वारा बेच दे।
लेकिन जबकि सही यह था कि वह उसका वास्तविक स्वामी नहीं था। तो यदि वास्तविक स्वामी उससे दाम वसूल सकता है, वसूल लिया, तब वह इसको क्षतिपूर्ति के लिए हकदार है और वह जार्विस से उसकी कीमत को वसूल लेगा जो उसके वास्तविक स्वामी को उसको देना पड़ा था। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज लिएबल फॉर लॉस ऑफ प्लांटिफ and compelled to compensate him as per section 125 of the Indian Contract Act। तो इसमें जार्विस को लिएबल ठहराया गया, उत्तरदायी ठहराया गया कि वह सेक्शन 125 ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे हर्जाना दे, उसको क्षतिपूर्ति करे। दूसरा केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मदन मोरेश्वर का। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मदन मोरेश्वर के केस में हुआ था, in this case it was held that expectation of loss is sufficient for file a suit for damages under indemnity and no actual loss is needed। यानी कि जब कोई व्यक्ति कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के तहत वाद लाना चाहता है तो उसको हानि होने की संभावना है, इस आधार पर भी वह कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वह वाद ला सकता है। एक्चुअल लॉस की, वास्तविक हानि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये गजानन मोरेश्वर वर्सेस मदन मोरेश्वर के केस में हेल्ड किया गया कि हानि की संभावना हो गई है तो यह पर्याप्त होगा कि वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद दाखिल करके क्षतिपूर्ति करा ले। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आज कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा को। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।